Anji girl. So now today we will start with your next topic, and that is difference between authoritative and democratic leadership style. ठीक है, हम leadership styles हमने करे थे पिछली बार. आपको बोगार्डस के, किम्बल यंग के डिफरेंट टाइप्स लीडरशिप टाइप्स मैंने आपको करवाए थे. ये एक और इम्पॉर्टेंट लीडरशिप स्टाइल है, दैट इज अथॉरिटेटिव यानी कि सत्तावादी वर्सेस प्रजातांत्रिक. ठीक है, ये लिपिट ने ये हमें स्टाइल बताया था. तो उन्होंने ये दो टाइप, और इसके अलावा एक लाइजर या अहस्तक्षेपी स्टाइल भी होता है. यानी कि ये तीन ऐसे प्रकार हैं जिनके आधार पर कोई भी एक व्यक्ति लीडरशिप जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या नेतृत्व के जो विशेषताएं होती हैं उनको प्रदर्शित करता है. तो ये आपका एक क्वेश्चन आ सकता है इसमें. लीडरशिप टाइप्स में दो प्रकार के क्वेश्चंस आपके बनते हैं. एक तो नेतृत्व किसे कहते हैं, नेतृत्व के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें. ठीक है, तो वो हमने पिछली क्लास में विभिन्न प्रकार कर दिए थे. बुगार्डस की जो क्लासिफिकेशन मैंने आपको कराई थी या किम्बल यंग की क्लासिफिकेशन कराई थी, और उसके साथ आप ये भी एक क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, दैट इज लिपिट की एक क्लासिफिकेशन है अथॉरिटेटिव, डेमोक्रेटिक एंड लाइजर स्टाइल. ये क्या होते हैं ये आगे अभी मैं आपको कराती हूँ. और सेकंड क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि लीडरशिप किसे कहते हैं, और प्रजातांत्रिक एवं सत्तावादी नेतृत्व में अंतर को स्पष्ट करें. ठीक है, सत्तावादी और प्रजातांत्रिक नेतृत्व में अंतर को स्पष्ट करें. तो अब ये क्या होती हैं ये दोनों चीजें, और इनके इम्पोर्टेंस क्या है और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसी से हमें इनके बीच का डिफरेंस पता चल जाएगा. तो सबसे पहले जैसे प्रजातांत्रिक या डेमोक्रेटिक जो लीडरशिप स्टाइल है, यानी ये एक ऐसा स्टाइल होता है जिसमें कि लीडर यानी नेता और जो उसके फॉलोअर्स होते हैं, ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं, उनके बीच बहुत ही ज़्यादा क्लोज फेस टू फेस वाला इंटरैक्शन होता है. संबंध जो है, आपसी संबंध उनके बहुत क्लोज होते हैं. जो भी किसी भी प्रकार का निर्णय हमें ग्रुप में अगर लेना है कि ग्रुप का कोई गोल है, कोई लक्ष्य है, उसको हमने कैसे अचीव करना है, तो कौन सा उसके लिए हमें पाथ फॉलो करना है, तो उसके लिए लीडर और मेंबर्स मिलजुल कर निर्णय लेते हैं. इसके ऊपर बातचीत होती है, और जो भी बेस्ट हमें डायरेक्शन लगती है या बेस्ट जो हमें पाथ लगता है उसको हम फॉलो करते हैं. दूसरी तरफ हमारा जो सत्तावादी या अथॉरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल होता है, ये एक ऐसा लीडरशिप स्टाइल है जिसमें कि सेंटर जो है, पावर का जो सेंटर होता है वो लीडर होता है. यानी कोई भी किसी भी प्रकार का ग्रुप से रिलेटेड निर्णय लेना है वो लीडर लेता है. मेंबर्स का इसमें कोई रोल नहीं होता. लीडर मेंबर्स को जस्ट बता देता है कि आपने ये काम करनी है. मेंबर्स को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें किसी भी प्रकार से उनकी राय या ओपिनियन नहीं ली जाती. और तीसरा प्रकार हमारा अहस्तक्षेपी होता है, यानी कि लाइजर फेयर भी कहते हैं इसको. ये एक ऐसा प्रकार है जिसमें लीडर का कोई रोल नहीं है. यानी सत्तावादी में लीडर ऑल इन ऑल होता है. लाइजर फेयर में जो प्रजा है, यानी जो ग्रुप है, हमारा ग्रुप के मेंबर्स जो है, फॉलोअर्स हैं, वो ऑल इन ऑल होते हैं. यानी ग्रुप को कैसे चलाना है, कौन से ऐसे ग्रुप के गोल्स हैं जिनको हमने अचीव करना है, उनको अचीव करने का तरीका क्या है, उसके लिए मेंबर्स जो है, ग्रुप के मेंबर्स, वो टोटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं. लीडर डज नॉट टेक एनी पार्ट इन एनी कॉन्वर्सेशन, एनी डिसीजन मेकिंग. ठीक है, तो ये हमारे तीन प्रकार होते हैं. परंतु अहस्तक्षेपी या लाइजर फेयर टाइप जो है वो बहुत कम ग्रुप्स में हमने देखा है फॉलो करते हुए, बिकॉज अगर लीडर है तो उसकी कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है. तो इसलिए लाइजर फेयर जो है वो इतना इम्पोर्टेंट स्टाइल नहीं है. यहाँ पर हम अथॉरिटेटिव और डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल्स को डिस्कस करेंगे, यानी दोनों के बीच में अंतर क्या होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला जो अंतर आता है वो है नेता और उसके फॉलोअर्स के बीच की सामाजिक दूरी से रिलेटेड. तो अथॉरिटेटिव लीडरशिप में सामाजिक दूरी बहुत ज़्यादा होती है. लीडर और फॉलोअर्स के बीच किसी भी प्रकार का कोई फेस टू फेस संबंध या इंटरैक्शन नहीं होता.
लीडर फॉलोअर्स के समक्ष नहीं आता। फॉलोअर्स में से कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो ग्रुप के मेंबर्स का प्रतिनिधित्व करता है, उनका रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो लीडर से मिलता है, लीडर उसको बताता है कि ये काम करवाने हैं। वो जो प्रतिनिधि है वो जाके ग्रुप के मेंबर्स को कांटेक्ट करता है और लीडर की जो भी रिक्वायरमेंट्स है या जो भी ऑर्डर है लीडर के, वो ग्रुप के मेंबर्स को वो बता देता है, अभिव्यक्त करता है उनके आगे, एंड मेक्स श्योर के ग्रुप के मेंबर्स जो हैं लीडर के आदेश अनुसार कार्य करें। तो यानी कि सामाजिक दूरी या सोशल डिस्टेंस जो है लीडर और फॉलोअर्स के बीच में काफी ज्यादा होता है सत्तावादी टाइप में। और प्रजातांत्रिक की अगर हम बात करें तो उसमें सामाजिक दूरी बिल्कुल भी नहीं होती है। लीडर कम्स डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद हिज फॉलोअर्स, डायरेक्टली वो फॉलोअर्स के समक्ष आता है, उनके साथ विचार विमर्श करता है, किसी भी बात का जो भी निर्णय लेना है लीडर अपने फॉलोअर्स के साथ मिलजुल कर करता है, और फिर जिस भी पर्टिकुलर डायरेक्शन या पाथ के ऊपर दोनों का सामंजस्य बैठता है, एडजस्टमेंट बैठता है, वही पाथ जो है वो फॉलो किया जाता है। सेकेंड जो डिफरेंस आता है वो शक्ति या पावर से रिलेटेड है। तो जैसा भी हमें पता है सत्तावादी लीडरशिप स्टाइल में पावर जो है यानी कि सेंटर ऑफ पावर जो है वो टोटली लीडर होता है। ठीक है, लीडर जो है शक्ति प्रदर्शन बहुत ज्यादा शो करता है, सारी की सारी पावर जो है उस लीडर के ऊपर होती है। उसके हाथ में किसी भी ग्रुप के मेंबर को ग्रुप में शामिल कर दे या ग्रुप में से निकाल दे, यानी हायर और फायर वाली जो पॉलिसी होती है वो टोटली लीडर के हैंड्स में होती है। वो किसी भी तरीके से कोई भी विचार विमर्श नहीं करता अपने ग्रुप के मेंबर्स की तरफ। और उसी तरह उसके ऑपोजिट अगर हम प्रजातांत्रिक लीडरशिप स्टाइल की बात करें तो उसमें जो शक्ति जो है या पावर जो है वो डिसेंट्रलाइज होती है, यानी कि लीडर और फॉलोअर्स जो है मिलजुल कर कोई भी डिसीजन बनाना है वो करते हैं। थर्ड डिफरेंस आ जाता है आपका उन्मुखता या ओरिएंटेशन से रिलेटेड। उन्मुखता या ओरिएंटेशन का मतलब है कि सत्तावादी लीडरशिप स्टाइल में ओरिएंटेशन या उन्मुखता जो है वो वर्क की तरफ होती है, कार्य की तरफ होती है, यानी कि लीडर का मेन एम क्या होता है कि मैंने काम करवाना है। ठीक है, वो ये नहीं देखता कि कोई व्यक्ति बीमार है या किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है या वो किसी भी प्रकार से अपना कार्य नहीं कर पा रहा है, तो वो ये सब चीजें नहीं देखता। उसको कार्य चाहिए, जैसे मर्जी चाहे कोई करके दे, और अगर कोई कार्य नहीं कर रहा है प्रॉपर उसके अकॉर्डिंगली तो वो उसको ग्रुप से निकाल देता है। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर हम प्रजातांत्रिक लीडरशिप स्टाइल की बात करें तो वहां पर जो ओरिएंटेशन है वो रिलेशन ओरिएंटेशन होता है, यानी कि संबंध बनाना। तो प्रजातांत्रिक लीडरशिप स्टाइल में लीडर का मेन एम होता है अच्छे संबंध बनाना, चाहे लीडर या फॉलोअर्स के बीच का संबंध हो, चाहे फॉलोअर्स का आपस में संबंध हो, वो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर किसी वजह से कोई व्यक्ति कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहा या उसके कोई प्रॉब्लम है तो उसकी पूरी सहायता करी जाती है, उसके हिस्से का काम बाकी के ग्रुप के मेंबर्स पूरा कर देते हैं, बिकॉज उनके आपसी संबंध जो है वो बहुत अच्छे होते हैं। मतलब कि उन्हें कायम रखने की हर संभव कोशिश करी जाती है। अनदर डिफरेंस आ जाता है आपका विचार विमर्श में या डेलिब्रेशन में। तो सत्तावादी लीडरशिप स्टाइल में किसी भी प्रकार का विचार विमर्श नहीं होता है लीडर और फॉलोअर्स के बीच में, और वहीं आपका जो प्रजातांत्रिक लीडरशिप स्टाइल में पूर्ण तरीके से विचार विमर्श करके आपसी डेलिब्रेशन करके कोई भी कार्य पूर्ण करा जाता है। अनदर जो डिफरेंस आ जाता है वो है फॉलोअर्स के बीच का संबंध। ठीक है, लीडर और फॉलोअर्स के बीच का संबंध आ गया एक, और एक आ जाता है जो आपके अनुयायी हैं, ग्रुप के मेंबर्स हैं, उनके जो आपसी संबंध होते हैं। तो सत्तावादी लीडरशिप स्टाइल में ये देखा गया है
कि लीडर का मेन एम होता है कि उसके फॉलोअर्स के संबंध सही ना बने, यानी कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी वो अपनाता है। उसका ये मानना है कि अगर आपसी संबंध अच्छे होंगे, भाईचारा होगा, तो वो कार्य तो करेंगे नहीं, बस वो संबंध बनाने में लग जाएंगे। ठीक है, तो आप इनको डिवाइड करो और फिर इनके ऊपर शासन करो। जैसे ब्रिटिशर्स के जमाने में होता था डिवाइड एंड रूल का, तो ये अथॉरिटेटिव लाइफ जो लीडरशिप स्टाइल है, उसमें भी इसी प्रकार का जो तरीका अपनाया जाता है डिवाइड एंड रूल का। जबकि प्रजातांत्रिक या डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में ये चीज बिल्कुल भी नहीं है। लीडर हर संभव कोशिश करता है कि ग्रुप में मेंबर्स के आपसी संबंध भी अच्छे बने। ठीक है, आपसी उनका सहयोग हो, भाईचारा हो, तभी वो मिलजुल कर कोई भी कार्य कर सकते हैं। फिर अगर हम निष्पादन या परफॉर्मेंस की बात करें, तो अथॉरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल में ये देखा गया है कि जब तक लीडर की प्रेजेंस है, यानी लीडर जब तक आपको मॉनिटर कर रहा है, तो ग्रुप के मेंबर्स बहुत बढ़िया काम करेंगे। ठीक है, उसके प्रेजेंस में। और जैसे ही लीडर वहां से चला जाता है या वहां पर वो नहीं होता है, तो बिल्कुल भी कोई भी किसी भी प्रकार का कार्य नहीं होता। यानी कि लीडर की प्रेजेंस में परफॉर्मेंस या निष्पादन का स्तर बढ़ जाता है, और लीडर की एब्सेंस में वो बिल्कुल गिर जाता है, जो निष्पादन का स्तर होता है। परंतु डेमोक्रेटिक लीडरशिप जो स्टाइल होता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। चाहे लीडर वहां प्रेजेंट है चाहे नहीं है, परफॉर्मेंस लेवल जो होता है, निष्पादन का स्तर जो होता है, वो एवरेज बना रहता है। ना बहुत ज्यादा होता है, ना बहुत ज्यादा कम होता है। ठीक है, तो वो एवरेज बना रहता है, यानी कि एक जैसा एक समान कार्य रोज हर वक्त चलता रहता है, और जिससे क्या होगा, उनका कार्य जल्दी पूर्ण होगा, बिकॉज वहां पर उतार चढ़ाव नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये परफॉर्मेंस लेवल में ये डिफरेंस देखा गया है। मनोबल या मोराल की अगर बात करें, तो अथॉरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल में जो ग्रुप के मेंबर्स का जो मनोबल होता है, मोराल होता है, वो बहुत लो होता है, बहुत कम होता है। और इसके विपरीत डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में ग्रुप के मेंबर्स का मोराल काफी हाई होता है, बिकॉज लीडर जो है इस चीज के लिए कोशिश करता है कि संबंध अच्छे हों, किसी को कोई दुख है, किसी को कोई तकलीफ है, तो वो हर संभव कोशिश करता है उनकी मदद करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए। तो इसी वजह से जो ग्रुप की प्रभावशीलता है, ग्रुप की जो इफेक्टिवनेस है डेमोक्रेटिक ग्रुप की, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है आपके अथॉरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल के कंपैरिजन में। उसमें इफेक्टिवनेस या प्रभावशीलता इतनी ज़्यादा नहीं देखी जाती। इमोशनैलिटी या संवेगात्मकता की अगर हम बात करें, तो अथॉरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल में इमोशंस का या संवेगों का कोई रोल नहीं है। ठीक है, लीडर जो है इस चीज को बिल्कुल भी एनकरेज नहीं करता कि कोई भी ग्रुप का मेंबर किसी भी प्रकार का कोई इमोशन, चाहे पॉजिटिव इमोशन है लव का, हेल्प का, सपोर्ट का, या नेगेटिव इमोशन है क्रोध, एंगर, एग्रेसिवनेस, किसी भी प्रकार का कोई इमोशन या संवेग आपस में या लीडर के समक्ष नहीं दिखाया जाता। जबकि डेमोक्रेटिक लीडरशिप में एनकरेज किया जाता है ग्रुप के मेंबर्स को कि आप अगर किसी भी प्रकार का संवेग अगर आप फील कर रहे हैं, कोई दुख है, तकलीफ, जैसे मैंने आपको अभी ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वो आप अपना एक्सप्रेस कर सकते हो, अभिव्यक्त कर सकते हो। तो लीडर या ग्रुप के बाकी जो मेंबर्स हैं, वो हर टाइप से कोशिश करते हैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। फॉर्मेलिटी की अगर हम बात करें, औपचारिकता जिसको कहते हैं, तो अथॉरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल में बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी होती है, बिकॉज आपसी संबंध भी अच्छे नहीं है, लीडर के साथ तो है ही नहीं संबंध, बिकॉज लीडर आपके समक्ष तो आ ही नहीं रहा, तो बहुत ज़्यादा औपचारिक टाइप का रिलेशनशिप होता है। डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में जो रिलेशनशिप है वो इनफॉर्मल होता है, अनौपचारिक होता है। जो लीडर है, ही इज लाइक अ फादर फिगर, पिता तुल्य होता है, यानी कि आप कोई भी किसी भी प्रकार की अपनी प्रॉब्लम जो है, आप बिना किसी हेजिटेशन के लीडर के समक्ष ला सकते हो, और वो आपकी मदद करता है। जवाबदेही की अगर बात करें, तो
अथॉरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल में पूरी की पूरी जवाबदेही जो है वो लीडर की होती है, बिकॉज लीडर जो है वो सेंटर ऑफ पावर है, ठीक है। तो उसने किसी भी और को किसी तरह की कोई अथॉरिटी नहीं दी है, मेंबर्स की आपस में कोई संबंध नहीं है, तो जो भी जवाब, यानी कि अगर ग्रुप अच्छा कर रहा है तो भी लीडर की वजह से कर रहा है, बुरा कर रहा है तो भी लीडर की वजह से कर रहा है। तो अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही जो है वो टोटली लीडर के ऊपर होती है, जबकि डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में जवाबदेही जो है वो लीडर और ग्रुप के मेंबर्स की मिली जुली होती है, कि अगर ग्रुप ने अच्छा परफॉर्म किया है तो उसकी प्रेज भी पूरे के पूरे ग्रुप को मिलेगी, लीडर और ग्रुप के मेंबर्स को, और अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है या अपने गोल्स को उन्होंने अचीव नहीं किया है तो उसके लिए भी ग्रुप के मेंबर्स को और लीडर को समान रूप से पनिश किया जाता है या उनको अकाउंटेबल ठहराया जाता है, ठीक है। और विचार विमर्श, जैसे मैंने आपको बताया था, ये टोटली हमारा डेमोक्रेटिक लीडरशिप में काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है, आपसी विचार विमर्श, डेलिबरेशन, जबकि अथॉरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल में इस प्रकार का कोई भी विचार विमर्श वाला सीन नहीं होता है। जो भी कार्य करना है, जो भी कार्य करवाना है, वो टोटली लीडर जो है अपने लेवल पर करवाता है। तो ये था आपका बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड अथॉरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल, ठीक है। हैव यू अंडरस्टूड एवरीवन? तो इसमें आपका जो क्वेश्चन आएगा उसको आप या तो पॉइंट वाइज यानी टेबल फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। टेबल बनाकर एक तरफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल लिख दो, एक तरफ अथॉरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल लिख दो, या फिर आप पैराग्राफ फॉर्म में भी लिख सकते हो, यानी पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो। आपने पॉइंट लिखा है, अकाउंटेबिलिटी लिख दिया या जवाबदेही लिख दिया या शक्ति लिख दिया, और उसमें फिर आप अथॉरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल में क्या होता है और डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में क्या होता है, इस तरीके से आप दोनों में अंतर को स्पष्ट कर सकते हो। हस्तक्षेपी स्टाइल जो मैंने आपको बताया था वो इस प्रकार का स्टाइल होता है जिसमें कि लीडर का बिल्कुल भी कोई रोल नहीं होता, कोई हस्तक्षेप नहीं होता। लीडर जो है एक तरह से बस एक फिगर होता है कि हाँ ये लीडर है, अदरवाइज उसका उसमें कोई रोल नहीं है, और टोटली जो भी कार्य करना है वो ग्रुप के मेंबर्स आपस में डिसाइड करके करते हैं। तो इस प्रकार का जो ग्रुप होता है इसमें बिल्कुल भी आपसी संबंध तो होते ही नहीं है, लड़ाई झगड़े वाद विवाद बहुत ज्यादा होता है, और कार्य जो है वो भी संपन्न जो है प्रॉपर वे में नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता है। तो ये जो लीडरशिप स्टाइल है ये तो बिल्कुल ही बेकार है, ये बहुत कम जगहों पर इस स्टाइल का यूज होता है। ज्यादातर ग्रुप्स में आइदर हम सत्तावादी टाइप को यूज करते हैं या फिर हम प्रजातांत्रिक या डेमोक्रेटिक स्टाइल को यूज करते हैं। और जो अभी हमने डिस्कस करा उसमें अगर हम देखा जाए तो जो हमारा जो प्रजातांत्रिक लीडरशिप स्टाइल होता है वो ज्यादा बेटर प्रतीत होता है, बिकॉज इसमें परफॉर्मेंस भी आपकी बेटर रहती है, एक तरह से एक समान परफॉर्मेंस रहेगी, आपसी संबंध भी अच्छे होते हैं, लोग मिलजुल कर कोऑपरेट करके कार्य करते हैं, लीडर के साथ भी आपके संबंध अच्छे होते हैं। तो आप ग्रुप के किसी भी टाइप के कार्य को अपना कार्य समझकर आसानी से या सहज रूप से करने के लिए तत्पर रहते हैं, रेडी रहते हैं, या उसके लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ योर क्वेश्चन, जिसमें अभी मैंने आपको वो दो टाइप के क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ। व्हाट इज लीडरशिप, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स या स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, ठीक है, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय लीडरशिप एंड डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, यानी कि अथॉरिटेटिव स्टाइल और डेमोक्रेटिक स्टाइल में अंतर को स्पष्ट करें। तो ये इस तरीके से आपके ये दो क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं, इसमें कोई भी एक क्वेश्चन आपका किसी भी फॉर्म में आ सकता है। सो हैव यू अंडरस्टूड गर्ल्स, एनी प्रॉब्लम इन दिस? हाँ जी, फंक्शंस ऑफ अ लीडर, यानी कि इस प्रकार के कार्य जो कि एक नेता के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं, या इन कार्यों को करके कोई भी नेता एक बहुत अच्छे तरीके से अपने ग्रुप का नेतृत्व या अपने ग्रुप का को लीड कर सकता है।
तो उसमें आपके प्राइमरी कुछ कार्य होते हैं, प्राथमिक कार्य, और कुछ आपके गौण या सेकेंडरी कार्य होते हैं। ठीक है, तो इनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपका जो कार्य आ जाता है वो है एज एन एक्सपर्ट, यानी कि नेता एक विशेषज्ञ या एक एक्सपर्ट के रूप में। तो ये तो हम सभी मानते हैं कि जो भी लीडर होता है वो अपने एरिया का या अपने समूह का या जिस भी टाइप ग्रुप का वो लीडर है उसमें वो एक्सपर्ट होना बहुत आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई किसी स्पोर्ट्स किसी ग्रुप का मेंबर है, ठीक है, क्रिकेट का जो कैप्टन है, यानी कि वो लीडर है, क्रिकेट का जो कैप्टन है, इज द लीडर ऑफ दैट ग्रुप। तो यानी कि वो ऐसा व्यक्ति होगा जो अपनी गेम में या अपने एरिया में एक्सपर्ट माना जाना चाहिए। ठीक है, या फिर आपका कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का लीडर है तो वो भी अपने एरिया में, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिफिकेशन भी औरों से उसकी बेहतर होनी चाहिए। ही शुड बी एन एक्सपर्ट, या वो एक विशेषज्ञ होना चाहिए अपने ग्रुप का या अपने एरिया का, ताकि अगर ग्रुप के किसी भी मेंबर को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आए तो वो नेता की शरण में जा सके और नेता बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी हेजिटेशन के उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, बिकॉज उसको उसमें पूरी की पूरी नॉलेज है। तो नेता को टोटली जिस भी ग्रुप का वो लीडर बना है उसमें उसकी नॉलेज होना बहुत आवश्यक होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो है एज अ पॉलिसी मेकर। नेता या लीडर क्या होता है? एक नीति निर्माता होता है। नीतियां या पॉलिसीज का मतलब है जो भी ग्रुप को हम लीड कर रहे हैं उसके कुछ नीतियां होती हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको फॉलो करना, ग्रुप के मेंबर्स को फॉलो करना बहुत आवश्यक होता है। तो उनका निर्माण भी लीडर जो है वो करता है। ठीक है, ग्रुप के जो भी पॉलिसीज होती हैं उनका निर्माण ग्रुप का लीडर ही करता है। अनदर फंक्शन आता है आपका एग्जीक्यूटिव या अधिशासी के रूप में। इसका क्या मतलब होता है? यानी कि जो भी ग्रुप के जो गोल्स होते हैं, ग्रुप के जो लक्ष्य होते हैं, उनको अचीव करवाने का कार्य भी लीडर का होता है। चाहे वो अथॉरिटेटिव स्टाइल से करवाए, चाहे वो डेमोक्रेटिक स्टाइल से कराए। वो स्टाइल अलग बात है, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पर यहाँ पर फंक्शंस की बात हो रही है। तो किसी भी प्रकार से करवाए, चाहे वो चाहे ऑर्डर देकर फोर्सफुली करवाए, चाहे वो डिस्कस कर कर, विचार विमर्श कर कर, जो भी प्रॉपर बात है उसको चुनकर करवाए। जिस भी प्रकार से वो करवाएगा, काम जो है एग्जीक्यूट करने का, कार्यों का करवाने का, वो लीडर का होता है। तो वो अधिशासी या एग्जीक्यूटिव के रूप में आ जाता है। उसके बाद आर्बिट्रेटर एंड मीडिएटर के रूप में भी नेता कार्य करता है, यानी कि इसको हम कहते हैं पंच एवं मध्यस्थ के रूप में। तो पंच एवं मध्यस्थ या मीडिएटर का मतलब क्या है? बीच बचाव करना। यानी अगर ग्रुप के मेंबर्स में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है, कोई आर्ग्यूमेंट्स हो जाती है, कोई कॉन्फ्रंटेशन हो जाती है, तो उसमें बीच बचाव करने का काम, ठीक है, वो हमारा ग्रुप लीडर का होता है। मीडिएट करना, मध्यस्थता करना, ताकि किसी भी प्रकार की कोई आर्बिट्रेशन, कोई गलत फहमियां आपस में ना पैदा हो, जिससे कि ग्रुप के कार्यों को कार्य सफर करे। ठीक है, तो पंच का या मध्यस्थ का कार्य भी लीडर करता है। देन एक आदर्श के रूप में लीडर का काम होता है एज एन आइडियल अपने आप को पेश आना। यानी जो भी वो कार्य करवाना चाह रहा है अपने ग्रुप के मेंबर से, तो उस कार्य को करने के लिए वो खुद भी रेडी होना चाहिए। यानी अगर ग्रुप का लीडर ये कहता है अपने ग्रुप के मेंबर्स से कि सिगरेट पीना बुरी बात है, और खुद वहां पर सिगरेट फूंक रहा है बैठ के, तो कोई भी मेंबर, ग्रुप का मेंबर इस चीज को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, जैसे अब फैमिली में ही आप देख लो, आपके हेड ऑफ द फैमिली जैसे आपके फादर है, और फादर अपने जो फैमिली मेंबर्स को कुछ बोलते हैं कि ये अच्छी बात, जैसे सिगरेट पीना बुरी बात है, या शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, या झूठ नहीं बोलना चाहिए, या बड़ों का आदर करना चाहिए। तो इस प्रकार के अच्छे वैल्यूज अगर वो अपने बच्चों के अंदर डालना चाह रहे हैं तो उनको खुद को भी उस चीज को फॉलो करना पड़ेगा। यानी अगर वो सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, या झूठ बोल रहे हैं,
या अपने से बड़ों का आदर नहीं कर रहे हैं, तो उनके बच्चे भी उस चीज को फॉलो नहीं करेंगे। सोशलाइजेशन में भी हमने ये चीज देखी थी, पढ़ी थी कि जो भी वैल्यूज हम अपने बच्चों में डालना चाहते हैं उस चीज को हमें भी फॉलो करना पड़ता है। तो यही बात लीडर के लिए भी आती है। तो लीडर जो है एक आदर्श के रूप में अपने ग्रुप के मेंबर्स के आगे उसको अपने आप को पेश करना पड़ेगा या अपने आप को अभिव्यक्त करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पलर या आइडियल या एक आदर्श के रूप में भी लीडर का एक मेन कार्य होता है। अनदर फंक्शन एंड वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है एज अ फादर फिगर, पिता तुल्य जिसको कहा जाता है। यानी एक ऐसा व्यक्ति होता है लीडर जो कि एक फादर के समान होता है। और फादर का क्या कार्य होता है? अपने बच्चों के बीच में सामंजस्य बिठाना, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, उनके जो भी दुख है सुख है उनको अपना मानना। तो इसी प्रकार से एक लीडर का भी ये कार्य होता है कि ग्रुप के मेंबर्स के बीच में एडजस्टमेंट्स बिठाना। ग्रुप में किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई प्रॉब्लम है किसी भी ग्रुप के मेंबर को, तो ये लीडर का काम होता है उसको सॉल्व करना। ग्रुप के मेंबर्स किसी भी समय और बेहिचक अपने ग्रुप के लीडर को अप्रोच कर सके, इस प्रकार से ग्रुप के लीडर को अपने आप को बनाना पड़ेगा। अपना संबंध उनके साथ बहुत ही अच्छा, क्लोज, इंटीमेट, फेस टू फेस रखना पड़ेगा, तभी ग्रुप के मेंबर्स जो है अपने कार्यों को सही प्रकार से कर पाएंगे। ठीक है, तो एज अ फादर फिगर बहुत जरूरी होता है। देन एज अ प्लानर, प्लान करना, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी आपने कार्य करना है उसको किस प्रकार से करना है। ठीक है, आप एग्जीक्यूट तो तब करोगे ना जब आपने उसकी प्रॉपर प्लानिंग करी है, ग्रुप के विभिन्न मेंबर्स के बीच में कार्यों को बांट दिया है कि ये व्यक्ति जो है ये फाइनेंस का काम अच्छा देख सकता है, या ये व्यक्ति जो है वो लिखा या राइटिंग का काम ज्यादा अच्छा है, इसका लैंग्वेज के ऊपर कंट्रोल है तो इसको रिटर्न वर्क दे दो, या ये व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा सोशल है तो ये दूसरे लोगों से बातचीत अच्छी कर पाता है तो इसको बाहरी काम दे दो। तो इस प्रकार से जो भी प्लानिंग करनी है ग्रुप के कार्यों को पूरा करने के लिए, वो सारा प्लानिंग का काम जो है वो लीडर करता है विद द हेल्प ऑफ हिज ग्रुप मेंबर्स। ठीक है, अगर डेमोक्रेटिक स्टाइल है तो वो ग्रुप के मेंबर्स की सहायता ले लेगा, और अगर अथॉरिटेटिव स्टाइल है तो वो अकेले ही पूरी की पूरी प्लानिंग करके ग्रुप के मेंबर्स को सिर्फ बता देगा कि ये लोगों ने इस प्रकार से कार्य करना है। देन अनदर फंक्शन आ जाता है इंटरनल रिलेशनशिप्स को कंट्रोल करना, यानी कि जो ग्रुप के मेंबर्स के आपसी संबंध हैं, ठीक है, तो उनको कंट्रोल करना या उनको नियंत्रित करने का कार्य भी ग्रुप के लीडर का होता है, ताकि ग्रुप में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स खड़ी ना हो। और इसके साथ साथ एक्सटर्नल ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव भी ग्रुप का लीडर होता है। एक्सटर्नल ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या है? अपने ग्रुप का प्रतिनिधित्व करना दूसरों के आगे, दूसरे किसी ग्रुप के आगे या दूसरे किसी भी और व्यक्ति के आगे। अब पूरा का पूरा ग्रुप तो उठाकर चल नहीं देगा, ठीक है, अगर कोई प्रतिनिधित्व करना है ग्रुप का तो वो लीडर करता है। ग्रुप के मेंबर्स की बातों को लीडर आगे पहुंचाता है, और एक्सटर्नल कोई भी बात होती है वो ग्रुप का लीडर के थ्रू ग्रुप के मेंबर्स तक पहुंचाई जाती है। ठीक है, तो एक्सटर्नल ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव भी हमारा लीडर ही होता है। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन आ जाता है रिवॉर्ड और पनिशमेंट देने का, यानी कि ग्रुप का कार्य अगर सही हो रहा है तो उसका, या कोई भी एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा कार्य किया है तो उसका रिवॉर्ड भी लीडर उस ग्रुप के मेंबर को दे सकता है। और अगर कोई ग्रुप का मेंबर सही से कार्य नहीं कर रहा है तो किस प्रकार की पनिशमेंट देनी है उसका भी पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडर के ऊपर होती है। तो लीडर रिवॉर्ड भी दे सकता है, लीडर पनिश भी कर सकता है, जैसा भी उसको सही लगता है, जिससे कि ग्रुप के कार्य जो है वो सही प्रकार से चलते रहे। ठीक है, तो एक ग्रुप का जो सिंबल होता है उसके रूप में भी लीडर काम करता है, यानी वो ग्रुप जो होता है पूरा का पूरा वो उस लीडर के नाम से जाना जाता है, या वो उस लीडर के आधार पर जाना जाता है। ठीक है, प्रतीक जो है
ग्रुप का, उसके रूप में भी लीडर जो है वो कार्य करता है। और किसी भी प्रकार की जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, ग्रुप से रिलेटेड, वो भी अपने ऊपर ओढ़ सकता है, वो भी ओन करना लीडर का ही काम होता है। ठीक है, ये नहीं है कि अगर ग्रुप ने, हालांकि डेमोक्रेटिक मैंने आपको बताया था कि ग्रुप ने अच्छा काम किया है तो भी ग्रुप का के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बुरा काम किया है तो भी है, परंतु काफी हद तक देखा जाता है कि जो ग्रुप का लीडर जो होता है वो इस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन करता है अगर ग्रुप का कार्य जो है वो सही प्रकार से नहीं चल रहा। ठीक है, तो उसको ये लगता है कि मेरी वजह से, यानी कि मैं ठीक प्रकार से एग्जीक्यूट नहीं कर पाया हूँ, या मैं ठीक प्रकार से प्लान नहीं कर पाया हूँ, या मैं अपनी बात अपने ग्रुप के मेंबर्स तक पहुंचा नहीं पाया हूँ, ग्रुप के मेंबर्स में आपसी सहयोग या सहमति की भावना नहीं मैं डेवलप कर पाया हूँ, जिसकी वजह से ग्रुप के जो कार्य हैं वो सफर कर रही हैं। तो पूरी की पूरी जो इस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अगर लीडर अपने ऊपर ले लेता है तो वो ग्रुप जो है और ज्यादा बेहतर बन सकता है। ठीक है, तो यानी कि फिर अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन कर रहे हो या अपने ऊपर ओढ़ रहे हो तो बलि का बकरा भी लीडर बनता है। यानी अगर बाहरी कोई भी व्यक्ति है, उसने अगर पनिश करना है या उसने अगर नेगेटिव बातें करनी है तो वो भी लीडर को ही सुनाएगा कि तुम्हारी वजह से या तुम प्रॉपर या सक्सेसफुल लीडर नहीं बन पाए हो, एक सफल नेतृत्व नहीं कर पाए हो, जिसकी वजह से जो ग्रुप का जो काम है वो सफल हुआ है इतना ज्यादा। ठीक है, तो वो भी एक बलि का बकरा जिसको कहते हैं, स्केप गोट भी वो लीडर ही फिर बनता है। तो इज इट क्लियर टू एवरीवन कि ये हमने फंक्शंस ऑफ द ग्रुप करे हैं, और ये जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति या हर ग्रुप में ये सारे के सारे फंक्शंस या कार्य एक लीडर को करने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है, परंतु बहुत से ऐसे फंक्शंस हैं या बहुत से ऐसे कार्य हैं, अगर लीडर उनको फॉलो करता है, उनको करता है, तो वो बेहतर तरीके से ज्यादा सक्सेसफुली अपने ग्रुप को लीड कर सकता है और पॉजिटिव आउटकम्स अपने जो ग्रुप के हैं वो उनको दिलवा सकता है। ठीक है बेटा।